हेलो बच्चों, आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर साइंस से क्रॉप प्रोडक्शन। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि जब एक ही टाइप के एक ही तरह के प्लांट और एक ही जगह पर लार्ज क्वांटिटी के साथ खेती किया जाता है तो उसी को हम लोग क्रॉप बोलते हैं। और ये क्रॉप बड़ा से बड़ा ट्री भी हो सकता है और शॉर्ट से शॉर्ट प्लांट भी हो सकता है, लेकिन एक ही जगह पर लार्ज क्वांटिटी में होना बहुत जरूरी है। और एक एक करके हम लोग समझेंगे कि आखिर में जो लार्ज क्वांटिटी में क्रॉप को ग्रो करते हैं ये किस टाइप के होते हैं और ये कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि गेहूं आप देख रहे होंगे, पैडी, मेज, ग्राम एक्सेट्रा, ये सारे जो भी प्लांट्स हैं ये एक ही जगह पर और लार्ज क्वांटिटी में है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि वेट, पेडी और मेज को ही केवल क्रॉप बोला जाता है, तो ऐसा नहीं है। क्रॉप हर तरह के होते हैं, जैसे कि सीरियल्स जिसको अनाज बोलते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और इनको हमारे देश में क्लासिफाइड सीजन के बेस पर किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में हर टाइप्स के सीजन अवेलेबल है, जैसे विंटर सीजन, समर सीजन और रेनी सीजन। और क्रॉप प्रोडक्शन में हर सीजन का एक अपना ही रोल रहता है। उस बेस पे हमारे देश में मेनली 2 टाइप के क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें से पहले हम लोग पढ़ेंगे खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स हमारे इंडिया में मेनली रेनी सीजन में ही ग्रो किया जाता है। फॉर एग्जांपल पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स एंड कटन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे खरीफ क्रॉप्स ही कहा जाता है। रेनी सीजन जो है हमारे इंडिया में जनरली जून टू सितंबर को ही माना जाता है। इसके बाद हम लोग दूसरे में पढ़ेंगे रबी क्रॉप, जो कि विंटर सीजन में इसे ग्रो किया जाता है, जो कि हमारे भारत में विंटर सीजन का जो टाइम है अक्टूबर टू मार्च का है। ये जो रबी क्रॉप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वेट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एक्सेट्रा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि क्या हमारे देश में जो क्रॉप प्रोडक्शन का टाइमिंग है केवल रेनी सीजन और विंटर सीजन ही है? तो ऐसा बात नहीं है। हमारे देश में कई प्रकार के क्रॉप प्रोडक्शन किए जाते हैं जो कि समर सीजन में भी अवेलेबल है, जैसे कि पल्स, वेजिटेबल्स। एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो पेडी, जो धान होता है, इसकी खेती विंटर सीजन में क्यों नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर ये है कि पेडी का खेती करने के लिए, यानी कि इसका क्रॉप प्रोडक्शन ग्रो करने के लिए हमारे वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो वाटर का रिक्वायरमेंट होता है ये विंटर सीजन में अवेलेबल नहीं हो पाता है, इसलिए इसको रेनी सीजन में ही ग्रो किया जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें डिस्कशन ये करना है कि किन किन पहलुओं पर इस पर ध्यान देना है, इसका बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है। जिसमें पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, हैंडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो हम लोग एक एक करके और करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखिए, यदि आप क्रॉप प्रोडक्शन करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो क्रॉप प्रोडक्शन के पहले आपको सॉइल का प्रिपरेशन करना फर्स्ट स्टेप होता है। एक क्वेश्चन है कि सॉइल को टर्निंग और लूजनिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है? बात का मतलब ऐसे समझो कि खेत का जब सोइंग करोगे तो सोइंग के पहले सॉइल प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है, ये तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन सॉइल प्रिपरेशन किया कैसे जाता है? तो आंसर है कि सॉइल जो प्रिपरेशन किया जाता है ये टर्निंग, यानी कि मिट्टी को पलट कर या मिट्टी को ढीला करके तोड़ को थोड़ा भुरभुरा बना देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सॉइल के अंदर जब मिट्टी को पलट देते हैं या उसको भुरभुरा बना देते हैं तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा आ जाता है, यानी कि प्रेजेंट हो जाते हैं सॉइल के अंदर। और न्यूट्रिएंट्स अगर सॉइल के अंदर प्रेजेंट हो गए तो वो प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और यूजफुल होगा। लेकिन बात यह है कि मिट्टी को जब भुरभुरा कर देते हैं या उसको पलट देते हैं तो न्यूट्रिएंट्स कैसे आ जाते हैं, क्या कारण होगी? तो जब मिट्टी लूज होगा तो उसमें अर्थवर्म्स या बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखो ठोस मिट्टी में ये होते नहीं है, क्योंकि ठोस मिट्टी में पेनिट्रेट कर नहीं पाएंगे, मिट्टी के अंदर घुस नहीं पाएंगे, और जब इसको भुरभुरा और ढीला करोगे तो बहुत सारे, इसीलिए ये जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि वर्थवर्म्स और बैक्टीरिया वगैरह, ये फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, मिट्टी में ह्यूमस बनाकर रखते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि लूजनिंग सॉइल में रूट्स इजिली ब्रीथ कैसे कर पाता है? तो आंसर है कि लूजनिंग सॉइल में जो भी प्लांट्स के रूट्स है ये बहुत डेप्थ तक पेनिट्रेट हो जाते हैं, और डेप्थ तक पेनिट्रेट होने के कारण इजिली और आराम से क्या करते हैं, उससे
ब्रीथ कर पाते हैं। टर्निंग एंड लूजनिंग सोइल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है खेती के लिए, लेकिन ये प्रोसेस जो होता है लूजनिंग करना या टर्निंग करना, इसे को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं टिलिंग और प्लगिंग करना, यानी कि जुताई करना। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे होंगे कि ये जो अंकल है, ये क्या है कि प्लग के एक सिरा हाथ से पकड़े हुए हैं और दूसरा सिरा मिट्टी में धंसा हुआ है, और एक प्लग से लगा हुआ हैंडल है जो ये ऑक्स है या बुफेलो है उससे लगा हुआ है। इसके अलावा हम लोग ट्रैक्टर से भी क्या करते हैं? जुताई करते हैं। और आप इस तरह से देख सकते हैं कि ट्रैक्टर के इस थर्ड जो फोटो है कि ट्रैक्टर के पीछे में बहुत सारा प्लग लगा हुआ है, जिससे बहुत सारा क्वांटिटी में यानी कि लार्ज क्वांटिटी में खेत की जुताई कर पाती है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि ये जो प्लग्स होते हैं ये बना किस चीज़ से होता है? तो ये जो प्लग्स है ये लकड़ी का भी बना होता है और आयरन का भी, वुड और आयरन दोनों का भी बना होता है। जैसे कि ये पा रहे होंगे कि ये जो प्लग है ये लकड़ी से बना हुआ है, जिसका एक सिरा नोकीला होता है, जैसे वो मिट्टी में धंस जाता है, दूसरा सिरा जो है इसको पकड़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस दूसरे वाले फोटो के अनुसार हम लोग समझते हैं कि ये जो एक सिरा लगा है वो बीम कहलाता है, जो जानवरों में लगा रहता है। एक जो सिरा है जो मिट्टी में धंसा रहता है वो प्लग से होता है, और एक प्लग शाफ्ट होता है जो हाथ से पकड़ते हैं। ये दूसरे वाले जो फोटो है उसमें आप लोग देखकर समझ सकते हैं। यही प्लग जो होता है ट्रैक्टर में इस टाइप से लगा रहता है जो नोकीला होता है, और जो मैनुअली था, जो लोग कोई पर्सन लोग प्लगिंग कर रहे थे तो उसमें एक ही प्लग था। बट ट्रैक्टर में क्या है ना कि बहुत सारे प्लग लगा सकते हैं और कम समय में लार्ज क्वांटिटी में खेत की जुताई हो सकती है ट्रैक्टर से। लेकिन खेत की जुताई करने से पहले आपको एक बात का जरूर ध्यान देना होगा कि अगर मिट्टी जो है सॉइल ड्राई है, बहुत हार्ड है, टफ है, तो वो जल्दी पेनिट्रेट नहीं होता है, कोई प्लग उसमें पेनिट्रेट नहीं हो पाता है। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे खेत में वाटरिंग कर देंगे, पानी डाल देंगे, जिससे वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा और हल जो है तुरंत और जल्दी पेनिट्रेट हो जाएगा इजीली तरीके से। प्रिपरेशन ऑफ सोइल के बाद हम लोग दूसरे स्टेप पर चलते हैं, जिसका नाम है सोइंग। और सोइंग क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। अगर सोइंग नहीं करोगे तो फिर क्रॉप कहाँ से होगा, ठीक। लेकिन सोइंग करने के पहले आपको एक बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमें अच्छे सीड्स की चुनाव करनी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि वो जो क्रॉप है अच्छे से और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में ग्रो हो। अब क्वेश्चन ये है कि गुड और हेल्दी सीड्स के चुनाव हम लोग कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक भेजल लेंगे और भेजल्स में आधा भेजल्स को पानी वाटरिंग कर देंगे, वाटर डाल देंगे, और उसमें जितने भी सीड्स है जो ग्रोइंग करना है उस सीड्स को डाल देंगे कुछ समय के लिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो डेड सीड्स है, जो खोखले हैं, जो होलो सीड्स है, वो कुछ देर के बाद ऊपर जाएंगे, जो फ्लोट करने लगेंगे, पानी के ऊपर तैरने लगेंगे, और जो गुड और हेल्दी सीड्स है वो सेटल हो जाएंगे उस भेजल्स के अंदर। ये जो तरीका होता है एक हेल्दी सीड्स को डैमेज सीड्स से अलग करना, ये तरीका सबसे अच्छा माना जाता है। और जानेंगे सोइंग करने का, जिसमें से पहला है ट्रेडिशनल टूल्स। अब ये ट्रेडिशनल टूल क्या होता है? जैसे आपने पहले प्लगिंग का तरीका देखे हैं, वैसे ही ये ट्रेडिशनल टूल्स का तरीका है जो जानवरों में बांधकर प्लग की ही तरह किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक फनल बना रहता है कि सारे सीड्स जो फनल में डाल दिया जाता है, जैसे इस फोटो में आप देख रहे हो, और उस फनल से ज्वाइंट बहुत सारे पाइप होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 1 ही होते हैं, 2-3 पाइप भी लगा रहता है, जिसका इंड शार्प होता है, वो जमीन के अंदर पेनिट्रेट होता है। अब इससे क्या होता है कि जो फनल के अंदर सीड्स होते हैं पाइप के थ्रू मिट्टी के अंदर सेटल हो जाते हैं, और आपको इंसेक्ट्स या बर्ड से भी डर नहीं है, क्योंकि वो क्या होते हैं कि वो ऊपर जो सीड्स बचे रहते हैं उसी को वो लोग खाते हैं, लेकिन जो ज़मीन के अंदर रहते हैं तो वो क्या होता है कि वो सुरक्षित रह जाता है। जैसे कि इस फोटो में आप देख रहे होंगे कि ये चाचा जो है ना क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो सीड्स है अंदर मिट्टी में डाल रहे हैं, जिससे पक्षियों को खाने का भी डर नहीं लगा रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वह है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल जो है ये क्या है, ये नए तरीका जो होता है जो ट्रैक्टर में लगाकर हम लोग करते हैं। इस फोटो के जरिए आप समझ सकते हैं। ये जो तरीका है जो ट्रैक्टर से जोड़कर हम लोग करते हैं सीड ड्रिल के लिए, क्या ये ट्रेडिशनल टूल से अलग है? तो आंसर है नहीं, ये सेम टू सेम है। उसमें भी फनल है और इसमें भी फनल है, उसमें भी पाइप था, इसमें भी पाइप है, उसमें भी शार्प इंड है, इसमें भी देखो शार्प इंड है। इस फोटो में देखना चाहोगे तो देख सकते हो। लेकिन डिफरेंस ये है कि वो मैनुअली था, कोई व्यक्ति या तो घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी के थ्रू वो सीड ड्रिल कर रहा था, और इसमें क्या है ना कि ट्रैक्टर लगाकर किया जाता है। अब इससे क्या फायदा है ट्रैक्टर लगाने से? क्योंकि एक ही समय में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो।
सेम टाइम में मैनुअली के अकॉर्डिंग। दूसरा है कि इसमें जो सीड होगा बहुत डेप्थ तक जाएगा, सोइल के डेप्थ तक जाएगा, क्योंकि ये ट्रैक्टर से कर रहे हैं ना, तो ये जो आप शार्प इंच देख रहे हो जो बना हुआ है ये डेप्थ तक सोइल के चला जाता है। और तीसरी बात यह है कि टाइम का तो बचाव होगा ही होगा, साथ में जो लेबर का बचाव होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा लेबर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अकेले ट्रैक्टर से कर सकते हैं। अब ट्रैक्टर से सोइंग करने का एक फायदा आपको ये भी रहेगा कि ये जो होता है ना, ये जब सीड ड्रिल करोगे तो एक डिस्टेंस कवर करके ये सीड ड्रिल होगा, यानी कि कुछ दूरी पर सीड ड्रिल होगा। अब इससे क्या होगा कि दो सीड्स के बीच में डिस्टेंस रहना बहुत जरूरी है, ये नेसेसरी है। क्यों भाई? क्योंकि प्लांट ग्रोइंग करने के लिए ये बहुत उपयुक्त होता है। अगर सनलाइट पड़े तो सारे प्रॉपर प्लांट पर पड़े, ऐसा ना हो कि एक प्लांट के ऊपर एक प्लांट हो जिससे ये सनलाइट भी नहीं पड़ेगा और न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से सोइल से प्लांट नहीं ले पाएंगे, जिससे ग्रोइंग नहीं होगा। तो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। सोइंग के बाद जो थर्ड स्टेप पढ़ेंगे वो है एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजेशन। अब मैनर और फर्टिलाइजर का क्यों जरूरत पड़ता है क्रॉप प्रोडक्शन में? एक्चुअली में क्या होता है कि जब आपको हेल्दी क्रॉप प्रोडक्शन करना होगा या बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, तब हम लोग क्रॉप में यानी कि सोइल में ऐड करते हैं मैनर और फर्टिलाइजर्स। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे होंगे और ये पिक्चर में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि हेल्दी प्रोडक्शन हुआ है। और हेल्दी प्रोडक्शन का मेन कारण है कि इसमें जो सोइल से न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिल रहा है वो उसके चलते ये अच्छा से ग्रो हो पाया है, ठीक। और इस न्यूट्रिएंट्स के लिए हमने इसमें क्या मिलाया? मैनर और फर्टिलाइजर्स। बट एक क्वेश्चन ये है कि आखिर में ये मैनर और फर्टिलाइजर होता क्यों है, और ये हमारे मिट्टी में यानी कि हमारे खेत में इनको ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों नीड होती है ऐड करें? तो बात यह है कि जब हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं और ये कंटिन्यूसली चलते रहता है, क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो कंटिन्यूसली चलते रहता है, और होता क्या है कि इससे जो सोइल के अंदर का न्यूट्रिएंट्स है धीरे धीरे लेस हो जाता है, क्योंकि एक ही जगह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करवा रहे हो, बार बार प्रोडक्शन करवा रहे हो भाई, वो भी एक लिमिट में है। सोइल के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स जो है तो लिमिट में ही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रोडक्शन करवाओगे तो उसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएगा? एक दिन लेस हो जाएगा, और जब लेस हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन करने जाओगे तो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। इस अच्छे ग्रोइंग के लिए यानी कि गुड हेल्थी ग्रोथ के लिए हम लोग क्या करते हैं? माइनर को ऐड करते हैं। यदि अगर माइनर को ऐड करते हैं तो इसको हम लोग माइनरिंग करना कहते हैं। और माइनर क्या होता है? माइनर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि डेड एंड डिकेइंग प्लांट को डिकम्पोज करके बनाया जाता है, एनिमल वेस्ट से तैयार किया जाता है। एनिमल वेस्टेज यानी कि जो गाय भैंस जो भी है वो सुने होंगे गोबर देते हैं, तो उससे तैयार किया जाता है। प्लांट से सर कैसे किया जाता है? तो प्लांट से जैसे कि डेड डिकेइंग जो प्लांट्स हो जाता है, जो सड़ जाते हैं, उनसे डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक तैयार किया जाता है। ओके, जैसे कि आप इन दोनों फोटो में देख पा रहे होंगे कि एक जगह पर गाय है, एनिमल्स जो है, और उनके पीछे उनका वेस्टेज है, जैसे गोबर वगैरह होता है, तो उससे डिकम्पोज करके उससे मैनर तैयार किया जाता है। और ये जो सड़ा गला प्लांट्स होते हैं जो डिकेइंग हो जाते हैं, उससे भी डिकम्पोज करके वो मैनर तैयार किया जाता है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि सर फर्टिलाइजर्स क्या होता है? तो फर्टिलाइजर्स एक केमिकल सब्सटेंस हो जाते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और ये एक फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। और कुछ फर्टिलाइजर्स है जिसका नाम है यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सल्फर फास्फेट, पोटाश, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर जब मैनर से भी ही हमारे क्रॉप के लिए न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है तो ये केमिकल सब्सटेंस की जरूरत क्यों है, ये फर्टिलाइजर्स की जरूरत क्यों है? लेकिन बात यहाँ पर है कि बेटा जो माइनर होता है ना वो कुछ लिमिट में ही न्यूट्रिएंट्स दे पाता है, बट फर्टिलाइजर्स यानी कि किसी भी फार्मर को बहुत ज़्यादा बेटर क्वांटिटी में क्रॉप प्रोडक्शन करना होता है तो वो क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्रॉप का प्रोडक्शन हो पाता है। बट इससे एक डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करने से जो सोइल का फर्टिलिटी है यानी कि सोइल के अंदर का जो क्षमता है, उर्वरक क्षमता, धीरे धीरे क्या हो जाता है? लेस हो जाता है। और कुछ दिन के बाद या कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद क्या होता है कि सोइल जो है उस फर्टिलाइजर्स को मेंटेन नहीं कर पाता है, और इसके कारण हम लोग अगर उसमें कुछ भी बाद में प्रोडक्शन करते हैं, है ना, उस सोइल के ऊपर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो वो सोइल कोई भी प्लांट्स को अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, और धीरे धीरे वो सोइल क्या हो जाता है? बंजर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे अच्छा, इससे बेटर है कि हमारा ज़मीन मतलब खराब भी ना हो, बंजर भी ना हो, उससे पहले फर्टिलाइजर्स यूज ना करके माइनर का हम लोग यूज करें, क्योंकि ऑर्गेनिक है और
इसके अलावा एक अनदर मेथड ये भी है कि रिप्लेसिंग द सॉइल, यानी कि क्रॉप रोटेशन, यानी कि हर सीजन में अलग अलग टाइप का क्रॉप प्रोडक्शन करोगे। जैसे रेनी सीजन आया तो आप पेड़ी का प्रोडक्शन कर दिए, उसके बाद विंटर सीजन में वीट का प्रोडक्शन कर दिए, उसके बाद समर सीजन में कुछ वेजिटेबल उगा दिए। तो ये जो क्रॉप रोटेशन चलते रहता है तो इससे भी एक एडवांटेज है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के अंदर वो बने रहते हैं और आपको फर्टिलाइजर्स देने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप देना भी चाहते हो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए तो आप बंद कर दीजिए और माइनर से ही न्यूट्रिएंट्स हो सके तो क्रॉप में यूज कीजिए, जिससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन होकर रहेगी। अब स्टार्ट करते हैं एडवांटेज ऑफ माइनर। जो माइनर हम लोग यूज करते हैं फर्टिलिटी के लिए सॉइल में, तो उसका एडवांटेज क्या है एक एक करके देख लेते हैं। तो अगर हम लोग कोई भी सॉइल में माइनर यूज करते हैं तो वो फर्टिलाइजर से बेटर होता है, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। लेकिन ये क्यों बेटर होता है? तो पहला चीज़ ये कि सॉइल का फर्टिलिटी जो होता है मेंटेन करके रखता है। दूसरा है कि ये सॉइल में फर्टिलिटी मेंटेन कैसे करके रखता है? तो आंसर है कि बेटा जहाँ सॉइल में अगर ह्यूमिडिटी होगा वहीं पर फर्टिलिटी होगा। अगर सॉइल एकदम सॉलिड हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो वो उसमें से फर्टिलिटी धीरे धीरे लेस होने लगता है। तो माइनर क्या करता है कि उस पूरे सॉइल को ह्यूमस बनाकर रखता है, क्योंकि जो माइनर्स होता है डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस होता है, तो थोड़ा भुरभुरा टाइप का होता है और उससे क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी को होल्डिंग करने का कैपेसिटी हो जाता है, जिससे उसके अंदर ह्यूमिडिटी बना कर रखता है। और वो क्या होता है कि थोड़ा पोरस टाइप का भी हो जाता है। जो भुरभुरा मिट्टी होता है वो पोरस टाइप का होता है, जिसके कारण ब्रीथिंग ईजिली हो सके, यानी कि गैस एक्सचेंज कर सके सॉइल, जिससे प्लांट का ब्रीथिंग बेटर हो सके। और इससे एक और बेनिफिट है कि सॉइल जो होता है टेक्सचर होते हैं, यानी कि भुरभुरा होता है। और इस टॉपिक के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ, इरिगेशन। क्रॉप प्रोडक्शन का जो फिफ्थ स्टेप है वो है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब एक्चुअली में वीड्स के बारे में जानेंगे कि इसको हिंदी में खरपतवार कहते हैं। वीड्स होता क्या है? तो ऐसे सब्सटेंस जो अनडिजायरेबल हो। इस बात का मतलब ये है कि जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी खेती करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, तो सीड्स डालते हैं ग्रो करने के लिए। लेकिन उस प्लांट के साथ जो हम लोग प्लांट ग्रो करना चाहते हैं, उस प्लांट के साथ कुछ ऐसे भी प्लांट्स ग्रो होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। और ये नेचुरली ग्रो हो जाता है। इसका मैं सीड्स डाला ही नहीं हूँ, कोई फार्मर इसका सीड्स डालता नहीं है, लेकिन ये नेचुरली ग्रो होता है, जैसे ये आप देख सकते होंगे। तो यहाँ देखो, ये जो है ये सारे प्लांट्स हैं जो हम लोग ने ग्रो करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो बीच में देख रहे हो ना, जो बीच में ये क्या है? अनडिजायरेबल प्लांट है, यानी कि बिना मतलब का कोई इनका जरूरत नहीं, नीड नहीं है, फिर भी ग्रो हो रहा है और ये नेचुरली होता है। अब इसको वीड से बचने के लिए जो हम लोग प्रोटेक्टिंग करते हैं, फार्मर कौन कौन सा नियम अपनाता है वो एक एक करके हम लोग समझते हैं, ताकि ये जो अनडिजायरेबल प्लांट है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो उसको रोकने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं पहले, यानी कि क्रॉप सोइंग के पहले, क्रॉप सोइंग होता है ना, तो क्रॉप सोइंग के पहले टिलिंग है ना, यानी कि खेत की जुताई करते हैं। टिलिंग या प्लगिंग करना, खेत की जुताई करते हैं। अब ये खेत की जुताई करने से क्या बेनिफिट रहेगा? तो जब खेत की जुताई होगी तो होगा क्या बेटा कि उस खेत में बहुत सारे वीड्स होंगे, खरपतवार होंगे, और वो वीड्स क्या होगा कि वो टूट जाएंगे, कट जाएंगे, समझ रहे ना, और वो मिट्टी में मिल जाएंगे। क्योंकि टिलिंग जब होगा तो मिट्टी को क्या करता है? पलटता है। टिलिंग का काम है मिट्टी को पलटना, और मिट्टी के साथ वो वीड्स भी क्या हो जाता है? पलट जाएगा, यानी कि मिट्टी में मिल जाएगा, और मिट्टी के साथ क्या हो जाएगा? मिक्स भी हो जाएगा, वो बाद में न्यूट्रिएंट्स का भी काम करेगा। इसके बाद जो तरीका है वो तरीका है कि फिजिकल रिमूव करना। बात का मतलब ऐसे समझो कि ये फोटो देखो, फोटो में क्या दिख रहा है कि एक हो है, व्यक्ति हो लिया हुआ है और उस जो अनडिजायरेबल प्लांट है उसको पकड़ कर उसको काट रहा है, नीचे से एकदम नीचे से कटिंग कर रहा है, अपरूटिंग प्लांट का कटिंग कर रहा है, क्लोज टू ग्राउंड, एकदम ग्राउंड के नज़दीक से, या हाथ से भी उखाड़ रहा है। ये दोनों पिक्चर आप देख सकते हो और इसमें आपको समझ में भी आ गई होगी। इसके बाद जो थर्ड तरीका अपनाते हैं बेटा फार्मर्स, यानी कि खरपतवार से बचाने के लिए, वो केमिकल तरीका है। इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। कैसे? तो केमिकल से, कुछ केमिकल से, जिसका नाम है वीडिसिडेस लाइक 2,4-D। इस तरह के ये सब केमिकल से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्रॉप प्रोडक्शन का जो 6th स्टेप है वो है हार्वेस्टिंग। लेकिन हार्वेस्टिंग के बारे में जानने से पहले ये समझो कि हार्वेस्टिंग कब किया जाता है? जब क्रॉप मैच्योर हो जाए, यानी कि जो हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो क्रॉप एक दिन मैच्योर हो जाता है ग्रो करके,
पक जाता है तब हार्वेस्टिंग करना ज़रूरी होता है। और हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि क्रॉप को खेत से कटाई करना। और ये कटाई बेटा दो तरीके से हम लोग करते हैं, मैनुअली भी करते हैं यानी कि हाथ से, और मशीन से हार्वेस्टर से भी कटाई करते हैं। तो ये दो तरीका है अपना कटाई करने का। और कटाई करने के बाद क्रॉप में जो ग्रेन्स होता है, ग्रेन्स से हम लोग चाप को अलग कर देते हैं। तो ये अलग करने की प्रोसेस को हम लोग थ्रेशरिंग भी कहते हैं, जो थ्रेशर चलाते हैं। और थ्रेशर से क्रॉप में ग्रेन से चाप को अलग किया जाता है। तो ग्रेन्स को चाप से अलग करने की जो विधि होती है उसे हम लोग इनोइंग बोलते हैं, है ना। द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चाप बाय इनोइंग। ये बेटा ये मशीन से भी किया जाता है इनोइंग करना, और ये आप देख रहे हो फोटो में, ये मैनुअली भी किया जाता है। और जब हवाएं चलती है तो मैनुअली किया जाता है, ठीक। अब ये थ्रेशरिंग से अलग है। अब ये मत समझना कि ग्रेन्स जो है, ग्रेन से चाप को अलग करने की तरीका को हम लोग थ्रेशरिंग नहीं बोलते। थ्रेशर से क्या किया जाता है कि वो जो डंडी में, स्टे में जो लगा रहता है ना ग्रेन्स, उसको हम लोग अलग करते हैं, ठीक है ना। और उसके साथ मतलब क्लियरली चाप जो होता है अलग सेपरेट नहीं होता है, जो क्लियरली सेपरेट होता है चाप। ये जो विधि आप देख रहे हो दोनों फोटो में, इन्यूइंग सिस्टम से ही होता है, जिससे ग्रेन्स अलग हो जाता है। और ये चाप देख रहे हो, और ये ग्रेन्स, ओके। उसके बाद जब हार्वेस्टिंग पूरे भारत में हार्वेस्टिंग हो जाता है, क्रॉप की कटाई हो जाती है, तो लोग मतलब इंजॉय करने लगते हैं, खुशियाँ मनाने लगते हैं। क्यों भाई? कि इतना मेहनत के बाद हमारे उपज जो हुआ बहुत अच्छा उपज हुआ। और इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, और सारे स्टेट में अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। महिला पुरुष सारे, मेल फीमेल सारे मिलकर त्यौहार को मनाते हैं, जिसमें से जो स्पेशल फेस्टिवल है, जो स्पेशल त्यौहार है ना, क्रॉप की कटाई के बाद, उसमें से पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या, बिहू, ये सारे जो है ये क्रॉप के कटाई के खुशी में त्यौहारें मनाई जाती है। क्रॉप प्रोडक्शन का जो 7th स्टेज है, जो कि लास्ट ही भी है, वो है स्टोरेज। अब जो आप मेहनत किए हो क्रॉप प्रोडक्शन में, क्रॉप को ग्रो करने में, तो वो क्या होता है, एक दिन सब कट उठ के आ जाता है घर पे। फिर होता है कि उसको स्टोर किया जाए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इम्पोर्टेंट टास्क भी होता है कि स्टोर करना है। लेकिन ये स्टोर लॉन्ग टाइम के लिए करना है आपको, और सेव भी रखना है मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रेट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो क्या कैसे करेंगे, एक एक करके हम लोग समझते हैं इस बात को। हार्वेस्टिंग ग्रेन्स जो होता है अनाज, ये बहुत जब खेत से आता है बेटा कटाई करके, तो ये मॉइस्चर रहता है। अब इसको मॉइस्चर हटाने के लिए, है ना, मॉइस्चराइजर ग्रेन से हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं। सनलाइट में रखने से ये जो ग्रेन्स हो जाता है, ये मॉइस्चर होता है, जिससे इसमें लगने वाले जो है कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब जो है इससे प्रिवेंट करता है, यानी कि बचाता है। अब बात ये है कि जो ये फार्मर होते हैं, इसको किस में रखते हैं? अच्छा, लॉन्ग टाइम भाई रखना तो है, लॉन्ग टाइम के लिए कहीं ना कहीं रखना है, स्टोर करना है, लेकिन स्टोर किस में करते हैं? तो ये लोग जो स्टोर करते हैं, छोटे किसान जो छोटे स्तर पर है, जो घर के लिए करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन, वो अनाज को जूट के बैग में रखते हैं। मेटालिक बीन्स भी हो सकता है। लेकिन लार्ज स्केल पर जब क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, तो उससे ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए साइलस या ग्रेनरी का उपयोग करते हैं, और इसमें पूरे अनाज को रखते हैं, और ये बहुत लंबे समय के लिए स्टोर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं, चूहे आदि से बच जाता है। इसके अलावा इस अनाज में ड्राई नीम यानी कि सूखे नीम के पत्ते को भी डाल देने से इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगता है। अब ये पूछोगे कि सर नीम के पत्ते पेड़ से तोड़कर आकर डाल दूँ तो हो जाएगा? नहीं, वो उसमें मॉइस्चर है, लगने की डर है। उसको पहले सुखाओ धूप में, सनलाइट के प्रेजेंस में उसको ड्राई करो। उसके बाद जो स्टोरिंग है, स्टोर कर ग्रेन्स को स्टोर कर दिए हो बैग में या सिलोस में, तो इसको रखने का एक जगह चाहिए। तो मान लो कि इसको तो अभी ग्रेन्स को रख रहे हो, या तो बैग में रख रहे हो जूट का, या साइलस में रखे हो, या ग्रेनरी में रख रहे हो, तो इस ग्रेनरी या साइलस को भी रखने का एक जगह चाहिए। उस जगह को क्या बोलते हैं? गोदाम, है ना।
ये गोदाम में क्या रखा जाएगा बेटा? साइलस रखा जाएगा, या जूट के बोरा रखा जाएगा, या ग्रेनरी को रख दो साइलस में। और ये जूट के बोरे, मेटालिक बीन या साइलस, ग्रेनरी जो भी हुआ, इसके अंदर ग्रेन्स है, ठीक। और हम लोग करते भी क्या है कि कुछ कुछ केमिकल का भी यूज करते हैं जिससे कीड़े मकोड़ों से भी बचाया जा सके। तो केमिकल का बस इतना ही रोल है, जो कोई इंसेक्ट्स वगैरह ना लगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बचे। तो ये है क्रॉप प्रोडक्शन का एक स्टोरी। जो क्रॉप का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, उसको ग्रो करते हैं। क्यों करते हैं ये तो पहले ही बात हो चुकी है कि हम लोग को न्यूट्रिशन चाहिए होता है और न्यूट्रिशन के लिए हमें खाने की ज़रूरत है और उस खाने के लिए इतना प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन बात यहाँ पर है कि जो फसल प्राण से उगाए हुए ही भोजन हम लोग करते हैं, तो आंसर है ऐसा नहीं है। इस धरती पर बहुत से ऑर्गेनिजम्स जो है जो डायरेक्ट प्लांट पर भी निर्भर नहीं रहता है, और ऐसे भी है जो प्लांट का भी फूड बनाते हैं और एनिमल को भी। तो हम लोग फूड के रूप में क्रॉप के बारे में पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा बहुत एनिमल के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि गाय हम लोग पालते हैं दूध के लिए, गाय दूध देती है जिससे दूध पीते हैं, तो इसका भी हम लोग तरह से देखभाल करते हैं गाय का, और ताकि उससे हमें दूध मिल सके। उसके बाद पोल्ट्री फार्म देख रहे होंगे, जो पोल्ट्री फार्म में भी हम लोग ग्रो करते हैं। क्यों? चिकन विकन जो खाने के रूप में यूज होता है। इसके अलावा हम लोग मछली का भी पालन करते हैं। तो ये जो सारा चीज़ है जो पशुओं को पालने के लिए हम लोग ये तरीका अपनाते हैं, इसे हम लोग एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मछली है ना, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। और इसके अंदर कोड लिवर ऑयल पाया जाता है ना, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी पाई जाती है। देख रहे हो ऑयल जो बनाया गया है मछली के कोड लिवर से। और जब हमारे अंदर बॉडी के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, तो हम लोग इस ऑयल को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है बाकी प्रोडक्शन जो है क्रॉप प्रोडक्शन है या एनिमल हस्बेंड्री है, यानी कि एनिमल का भी ग्रोइंग सिस्टम है। तो ये चैप्टर 1 जो मैं आज कंप्लीट करवा चुका हूँ। और आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ कमेंट करके बताना, तो मैं ज़रूर डाल दूंगा एक अच्छा